अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 31 मई 2022 बरोज़ मंगल आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत अहम हफ्ता चल रहा है। गवर्नर पंजाब की तैनाती तो कर दी गई है सदर पाकिस्तान ने, वो चूँकि आइन के आर्टिकल 48 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, लेकिन उमर चीमा की रिमूवल के कॉन्टेक्स्ट में जनाब जस्टिस सचिव सैयद मिनल्लाह की सरबराही में 3 मेंबर बेंच इसकी इंटरप्रटेशन देख रहा है। और अगर वो कह देते हैं कि ये सदर का इख्तियार है, सदर की स्वाबदीद है, आइन का आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, तो सारा केस एडवे से नीचे गिर गया। और गवर्नर कितना अहम होता है आप देख सकते हैं। वैसे तो ये तैनाती गैर कानूनी और गैर कानूनी, इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं जिस तरह ये प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, लेकिन वफाक का नुमाइंदा है। एमरजेंसी लगाने के हवाले से इख्तियारात मौजूद हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के चांसलर व के हवाले से इख्तियारात मौजूद हैं, एपलेट प्रोसीडिंग उनके पास आती हैं, ऑर्डिनेंस का इजरा के हवाले से मामला, असम्बली का इजलास बुलाना हो उसके कॉन्टेक्स्ट में आती है। तो ये सिर्फ खाली सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, बड़ा एक अपना एक्टिव रोल है। इसीलिए लार्जर बेंच के सामने भी मामला गवर्नर के इख्तियारात के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें हल लेने से इन्होंने इनकार तो नहीं, बहरहाल सर्टन रीजंस जो सामने रखी थी उसकी बात होगी। आगे चलते हैं। फराह शहजादी का मैं वकील हूँ और उनके अगेंस्ट नैब अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, और मैंने बुनियादी तौर पर वो बाकायदा लेटर जो है वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, जो मैंने नैब को लिखा है, बाकायदा सर्विस कराया गया, उनको वहाँ भिजवाया गया, कुरियर से भी चला गया, ईमेल भी चला गया, मैं ख़ुद भी गया वहाँ जाकर। और मैंने जो है ना कि ये जिनको अब नोटिस जारी किया है, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुलाजमीन हैं, और 4 सवालों का मैंने कहा कि दायरा इख्तियार है, अगर दायरा इख्तियार बनता है तो फिर जवाब देंगे, ठीक है ना जी। और अगर आपने जवाब ना दिया, मिसाल के तौर पर दायरा इख्तियार का तयन ना किया, तो फिर अदालतों में जाया जाएगा। मैं इसमें जो बातें गुफ्तगू करना चाहिए मैं ख़ुद बात नहीं करना चाहता। मैंने जो कि मीडिया डिस्कशन की, ज़रा लेंथी डिस्कशन है, वो ही सुन लीजिएगा, उसमें मेरा जवाब है। देखें, एक बात तो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपको पता है कि उनका नाम फरज शहजादी है, और उनका नाम बिगाड़ने के ऊपर अता ताड़र साहब को कानूनी नोटिस जारी कर दिया गया हुआ है, और उन्होंने अगर होते तो जवाब दे देना, अभी तक जवाब नहीं दिया। उनके खिलाफ हर जाने का दावा 5 अरब रुपए का बहुत जल्द दाखिल किया जा रहा है। इसी तरह ओन चौधरी के खिलाफ भी उन्होंने भी प्रोग्राम में बैठ के नाम बिगाड़ा है, तो उनके खिलाफ भी सर इसका जवाब दे दे मेहरबानी। मैं उनका भी बाकायदा जो है कानूनी नोटिस जारी किया जा रहा है और दावा दायर किया जाएगा। दूसरा जो है 4 मुलाजमीन हैं जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं, जो गौसिया बिल्डर के मुलाजमीन हैं, उनको सेक्शन 19 का नोटिस जारी किया था। इसको यहाँ चैलेंज किया है। 3 वजूहात ज़हन में रख लें। एक तो फरज शहजादी साहिबा ना कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर रही हैं, ना किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी की है, ना ही उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिया है कि जिसके तहत नैब का दायरा इख्तियार बन सके। सेक्शन 9 के तहत जो लोग आते हैं उन्हीं को नोटिस जारी किया जा सकता है। मैंने उनसे 4 सवाल किए हैं कि पहले अपना दायरा इख्तियार तय करें। ये बज़ाहिर जो है बदनीति पर नोटिस है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, इसमें इमरान खान साहब को इन्वॉल्व करने की एक साजिश नजर आ रही है, और वो बेनकाब हम करेंगे। हम बता दें आपको, आज पूरी तरह से मुलाकात में मैंने कोशिश की है कि नैब के अफसरान को मुतमिन करूं कि अगर आपका दायरा इख्तियार बनता हुआ तो बिल्कुल एक सवाल का जवाब देंगे, और हर सवाल का जवाब मौजूद है। कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कोई एक चीज बता दें आप, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि पहले आप अपना दायरा इख्तियार तय कर लें। आप समझते हैं कि ये नैब के कवानीन में आता है तो जरूर जवाब दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद नोटिस का सिलसिला जारी रहा तो आला अदालतों में इसको
चैलेंज किया जाएगा। एहसन जमील के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो एक दफ़ा ज़िला कौंसिल के रहे हैं, उसमें 97 से 99 तक ज़िला कौंसिल के चेयरमैन रहे हैं और गुजरावाला में। अच्छा, उनके खिलाफ जो वो भी दायरा इख्तियार का मामला है। देखिए, मैं बताता चलूँ, पहली तो बात है कि अगर ज़िला काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं तो क्या उनका किसी इस काम के हवाले से कोई नोटिस जारी किया है? पहला सवाल जो मैंने पूछा उनसे, तो वो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। दूसरी, मैं एक रिकॉर्ड पे बताता चलूं कि फरज शहजादी साहबा की शादी जो है वो 2003 में हुई है, यानी उस एरिया में या उस दौर के अंदर इनकी शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए भी ये दायरा इख्तियार से बाहर है। और ऐसा नोटिस, देखिए, मैं नैब, चूँकि हमारे अपने इदारे हैं, हम नैब पे ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते कि कल कोई सवालिया निशान उठे। हम चाहेंगे कि नैब अपने दायरा इख्तियार में काम करे। अगर बनता हुआ इख्तियार, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इख्तियार बनता हुआ तो यकीनन नैब की मुआवनत की जाएगी, लेकिन मफरूज़ों की बुनियाद पर। और इसके पीछे कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की ज़ात पर उंगली उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह एहसन जमील गुज्जर जो है वो 97 से 99 तक चेयरमैन जिला कौंसिल रहे हैं, तो उनके बाप जो मुस्लिम लीग नून के MP हैं इकबाल गुज्जर साहब, उनसे इस बारे में भी पूछा जाएगा या नहीं, या उनकी बहू के हवाले से भी उनसे पूछा जाएगा? देखिए, बात तो बड़ी सीधी सी है कि अगर कोई 96, 97 के हवाले से कोई बनता है तो फिर तो मुस्लिम लीग नून के दौर की चीजें सारी सामने आएंगी, क्योंकि वो दौर तो इमरान खान साहब का दौर नहीं है। लेकिन मैं बताता चलूं, मैंने वो भी सारा रिकॉर्ड देख लिया है, उसमें भी कोई चीज ऐसी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद नहीं है, और वो ये सिर्फ और सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। और अगर ये नोटिस दोबारा जारी रहे तो इनको आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। आदम सदीक साहब, आप भी कह रहे हैं, इमरान खान भी कहते हैं कि फराह खान शहजादी उसका कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। अच्छा, लेकिन वो जो भी डील होती है वो तो प्राइवेट मैन बंदा करवाता है। अच्छा, देखिए, मैं अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया। मैं फिर अर्ज करता चलूं कि अगर कोई ऐसी बात है, कोई मुआहदा है या कोई ऐसी चीज है, तो वो रिकॉर्ड पे तो अभी लाए ना। मैंने उनसे सवाल किया है कि सेक्शन 18 के तहत इंक्वायरी किस बुनियाद पर की है। अभी आपने जितना भी मवाद मेरे सामने रखा या जो गुफ्तगू हुई, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो इंक्वायरी अथोराइज करने के हवाले से वो चीज सामने आ सके। सेक्शन 18 के तहत जितनी भी कार्रवाई की गई है, ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर आईनी भी है। आइन के आर्टिकल 4 और 10 की खिलाफ वर्जी। आगे बड़ा अहम केस है। सिकंदर जुल्करनैन साहब हमारे दोस्त हैं, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जब तैनात, और FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हुए, उनके कुछ डॉक्यूमेंट भी बैकग्राउंड पे साथ साथ वो चलाऊँगा मैं, जहाँ उन्होंने लेटर लिखे और उनकी तैनाती जब फरवरी में हुई, उन्होंने कभी भी गैर हाजिर नहीं हुई अदालतों के अंदर। ज़रा सुनिएगा वो खुद क्या बात कर रहे हैं, ब्लर होके चल रहा होगा, ज़रा सुन लीजिएगा। कि आप शायद खुद अलहदा हो गए केस से, जो एक मेगा करप्शन केस ही था शहबाज हमजा का, यहाँ आपको कहा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा जाता है कि आप तो खुद ही नहीं आए और आप पीछे हट गए, तो ये असल हकीकत क्या है इसमें? नहीं, मुझे इसमें एक्सप्लेनेशन देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछेगी तो वो रिकॉर्ड उनके सामने है, और वो रिकॉर्ड खुद ही बताएगा कि 16/2 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मेरा नोटिफिकेशन करती है और 18 को पहली तारीख को मैं पेश होता हूँ। उसके बाद कंटिन्यूसली मैं पेश होता रहता हूँ, फिर ये नो कॉन्फिडेंस का इशू चलता है। तो उस दरमियान में फिर आकर ये पूछते अपना, मुझे 10 तारीख को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कॉल करता है और मैसेज देता है DG का 10 अप्रैल को कि आपने कल कोर्ट में नहीं आना क्योंकि ये वजीर आज़म और वजीर आला बनने जा रहे हैं, तो आपने नहीं तशरीफ लानी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कौन सा, और पहले मेरा कम्युनिकेशन था डॉक्टर रिजवान के साथ, हुआ सा DG प्रोविंशियल DG थे, वो इससे पहले रिमूव कर दिए गए थे, तो लिहाजा IO ने मुझे कॉल की और वो मैंने कोर्ट को लेकर दे दिया कि मैं माजरत ख्वाह क्योंकि मुझे इस तरह मैसेज आया तो मैं नहीं पेश होऊंगा। और ये कहा जा रहा है कि जी मैं पेश नहीं हुआ था इसलिए मुझे रिमूव किया गया। ऐसी तो कतन कोई बात नहीं, ऑर्डर शीट मौजूद है, उसमें देख लें कि मैं इस
हाँ, इस एप्लीकेशन देने के बाद तो फिर मेरा जवाब नहीं बनता था जाने का। सर वर्बल आपको कहा गया कि आप ना जाएं, तो आप माशाल्लाह इतने टॉप के वकील हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे FIA, तो आपको रिटर्न नहीं चाहिए था इसके लिए? देखिए चीज़ें जिस तरीके से मूव कर रही थी, कम्युनिकेशन जो था मेरा तो डॉक्टर रिजवान साहब के साथ, उनको रिमूव कर दिया गया, तो सामने चीज़ें नज़र आ रही थी, तो मैं को किसी के साथ ज़ाती केस थोड़ी लड़ रहा था। मैं तो एक अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ पूरी कर रहा था, जैसे प्रोफेशनली मुझे एंगेज किया अगर मैं प्रोफेशनल ड्यूटीज़ कर रहा था। तो द हायरिंग अथॉरिटीज़ ने जब मुझे कन्वे कर दिए कि आपने नहीं जाना, मगर उसके अलावा फिर मैंने सब्सिक्वेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जिन्होंने मेरा नोटिफिकेशन इशू किया था उनको लेटर भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, मैंने लिखा था लेटर उनको, फिर मैंने बल्कि 11/5 को उनको लेटर दोबारा लिखा कि जनाब मुझे मेरा स्टेटस बताएं, मैंने इस केस में जाना है कि नहीं, जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मसूल हुआ। वैसे आपका स्टेटस कहा ये जाता है सुप्रीम कोर्ट में और हमें भी कि शायद कोई मुअत्तल है आप यहाँ, क्या है ये नहीं पता? देखिए जब दूसरा नोटिफिकेशन हो गया अब मेरे कुलीग का, वो बाजवा साहब का, तो ऑटोमेटिकली वो फिर मुझे या तो डी नोटिफाई करते, मुझे कम्युनिकेट करते, तो फिर तो मैं कहूँ कि जी हाँ जी वो आ गए हैं। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं डी नोटिफाइड अभी हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नहीं मुझे और जो आपका वैसे उनसे जो तय था वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो पूरा हो रहा है, सैलरी वगैरह या जो भी? नहीं, जो मेरा FI के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें से अभी तक मैंने 1 रुपया हासिल नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी डिमांड ही नहीं की थी कि मैं इस पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता था और कर रहा था। अच्छा, आपको हटाना क्यों चाहते थे बहुत ज्यादा? जो हमें बताया जाता है ये ओपन एंड शट बड़ा क्लियर सॉलिड केस है, ये वाकई ऐसा था? जी बिल्कुल, केस ऐसा ही है। देखिए ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ना, ये अपनी नौयत का एक पाकिस्तान में एक नई चीज़ होनी थी, क्योंकि इसके लिए ना हमारे अभी तक वकला ने कोई प्रेसिडेंट है, ना कोर्ट्स की प्रेसिडेंट्स हैं, कोई मतलब वी आर नॉट फैक्चुअली ट्रेन्ड फॉर दिस मनी लॉन्ड्रिंग। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा था। अच्छा, हाँ जी, और तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार थी। और वो मेरे ख्याल आदि तो डॉक्टर रिजवान कर चुके थे। डेफिनेटली बड़े हार्ड वर्किंग थे और उन्होंने काफ़ी उस पर काम कर चुके थे, बल्कि किया ही उन्होंने था और उनकी टीम ने। मुझे तो कोर्ट में प्रेजेंटेशन के लिए और कोर्ट की असिस्टेंस के लिए एंगेज किया गया था ना। देखिए केस तो उन्होंने तैयार किया था सारा। और आपको ये लगता था कि इतनी एविडेंस वगैरह स्ट्रांग थी कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना था केस? जी डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही था। और ये आपको कितना अरसा लग रहा था कि 6 महीने साल में ये हो जाना था या ज़्यादा अरसा लगना था? डिपेंड करता है कि जी कोर्ट कैसे प्रोसीड करती है। ये 5-6 माह में केस हो जाना था। और फर्द जुर्म सर कितना अरसा ऐसे लटकाई जा सकती, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है या कोई है? लिमिट नहीं है। अब देखिए मैं कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, ये फर्द जुर्म का कह रहा हूँ कि वो वैसे आम केसेस में लॉ तो ये कहता है कि जब कॉपियाँ दे दी जाती हैं तो चलान की और बयानात की, उसके 7 दिन बाद फर्द जुर्म लगेगी। तो कोई आपको तो नहीं किसी ने अप्रोच किया? नहीं, मैं प्रोफेशनली इंगेज हुआ। मैं किसी इंडिविजुअल के ना खिलाफ था ना इंडिविजुअल के लिए हुआ। मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहा था, ठीक है, और प्रोफेशनली काम है। इसी तरह डॉक्टर साहब कर रहे थे और कोई ऐसी बात नहीं कि कभी मुझे किसी ने कहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट अब जब वो कह रही है कि दोबारा लोगों को उन्हीं को लगाएं जो आपने इस केस में किए, तो अगर आपको कहा जाता है दोबारा कोर्ट की जानिब से कि आप ही इसको बीइंग ए प्रोसिक्यूटर देखें, तो आप करेंगे इसको? मैं देखिए जी, मेरा सारा प्रोफेशनल कैरियर रहा है। अब इतनी कंट्रोवर्सी के बाद मेरा जो तरीकाकार है मैं उसको फिर मुनासिब नहीं समझूंगा। मेरी देखिए जी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ भी नहीं है, और अगर होती तो शायद मैं इस केस में ना आता। अच्छा, आप जैसे आपके बारे में की जा रही है FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कि वो आते नहीं थे, गैर हाजिर हो, इसलिए तो आपने खुद कोशिश नहीं की सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करें? नहीं, वो इसलिए नहीं कि रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझती है। वो देख सकते हैं कि जब मैंने एप्लीकेशन दी है उसके बाद तो जाने का जवाब नहीं रहता, और मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी इस एप्लीकेशन को पार्ट ऑफ द फाइल बनाया जाए, बस सिंपल। तो ये जो एक बड़ा शोर मचा था कि कोर्ट में जाके ये कह दिया गया था कि एक अब वजीर आजम बन गया, एक वजीर आला, इसलिए ये मुझे कन्वे किया गया था ना, एक बनेगा, एक बन रहा है और एक दोनों बनेंगे, ठीक है, तो मैंने वही लिख कर दे दिया जो मुझे कन्वे किया था। अच्छा, ये तो अब आप कन्वे करने वालों को DG FIA को पूछिए ना। हटाया गया वर्बली,
उस वक्त तो साबिक डीजी थे ना दूसरे, जी अब्बासी साहब थे। अब्बासी साहब थे, तो वो उन्होंने कर दिया। अब देखिए जी, ये अजीब बात है। मैंने डॉक्टर रिजवान साहब भी उन्हीं के दौर में देखिए छुट्टी जी, मैंने पहले अर्ज किया ना कि मेरा कम्युनिकेशन था डायरेक्ट रिजवान साहब के साथ, कोई हम और वो जो टीम थी और टीम के साथ होता था, कोई भी हमने डिस्कस करना होता था, मीटिंग करनी होती थी, वो कन्वे होता था। उसी तरह ही उसी आईओ ने जो मेरी डॉक्टर रिजवान के साथ कम्युनिकेशन करता था, जब रिजवान साहब को हटा दिया गया तो ही कन्वेड मी द वर्ड्स ऑफ द डीजी। डॉक्टर साहब का बारे में भी मुख्तलिफ हैं, उन पर दबाव था, प्रेशर बहुत था, तो आपका उनसे रब्ता रहा एंड तक, तो आपने क्या फील किया डॉक्टर साहब का कि वो डॉक्टर साहब बेसिकली सेंसिटिव आदमी थे और नेचुरली ऐसे केसेस का प्रेशर डिफेंस काउंसिल पर भी होता है, प्रोसिक्यूटर पर भी होता है और इन्वेस्टिगेटिंग टीम पर भी होता है। पूरी दुनिया में ऐसी मसाले हैं और पाकिस्तान में तो स्पेशली हैं, तो कुछ मसाले पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी की मौजूद हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब हटा दिए गए, बल्कि दुनिया से हटा दिए गए। तो ही वॉज अ सेंसिटिव जेंटलमैन था, तो ह्यूमन बीइंग है जी, प्रेशर आ गया, फिर उनको हटाना जब था तो वो डेफिनेटली वो प्रेशर आ गया कि जी, तो वो मेरे ख्याल से वो प्रेशर नहीं बेचारे ले सके। के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें से अभी तक मैंने 1 रुपया हासिल नहीं किया, क्योंकि मैंने कभी डिमांड ही नहीं की थी कि मैं इस पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता था और कर रहा था। अच्छा, आपको हटाना क्यों चाहते थे मुझे बहुत ज्यादा? जो हमें बताया जाता है ये ओपन एंड शट बड़ा क्लियर सॉलिड केस है, ये वाकई ऐसा था? जी बिल्कुल, केस ऐसा ही है। देखिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ना, ये अपनी नौयत का एक पाकिस्तान में एक नई चीज़ होनी थी, क्योंकि इसके लिए ना हमारे अभी तक वकला ने कोई प्रेसिडेंट है, ना कोर्ट्स की प्रेसिडेंट्स हैं, कोई मतलब वी आर नॉट फैक्चुअली ट्रेन्ड फॉर दिस मनी लॉन्ड्रिंग। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा था। अच्छा, हाँ जी, और तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार थी। और वो मेरे ख्याल आदि तो डॉक्टर रिजवान कर चुके थे। डेफिनेटली बड़े हार्ड वर्किंग थे और उन्होंने काफ़ी उस पर काम कर चुके थे, बल्कि किया ही उन्होंने था और उनकी टीम ने। मुझे तो कोर्ट में प्रेजेंटेशन के लिए और कोर्ट की असिस्टेंस के लिए एंगेज किया गया था ना। देखिए, केस तो उन्होंने तैयार किया था सारा। और आपको ये लगता था कि इतनी एविडेंस वगैरह स्ट्रांग थी कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना था केस? जी डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही था। और ये आपको कितना अरसा लग रहा था कि 6 महीने साल में ये हो जाना था या ज़्यादा अरसा लगना था? डिपेंड करता है कि जी कोर्ट कैसे प्रोसीड करती है। ये 5-6 माह में केस हो जाना था। हो जाना। और फर्द जुर्म सर कितना अरसा ऐसे लटकाई जा सकती, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है या कोई है? लिमिट नहीं है। अब देखिए, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। नहीं, ये फर्द जुर्म का कह रहा हूँ कि वो वैसे आम केसेस में लॉ तो ये कहता है कि जब कॉपियाँ दे दी जाती हैं तो चलान की और बयानात की, उसके 7 दिन बाद फर्द जुर्म लगेगी। तो कोई आपको तो नहीं किसी ने अप्रोच? नहीं, मैं प्रोफेशनली इंगेज हुआ। मैं किसी इंडिविजुअल के ना खिलाफ था, ना इंडिविजुअल के लिए हुआ। मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहा था, ठीक है, और प्रोफेशनली काम है। इसी तरह डॉक्टर साहब कर रहे थे और कोई ऐसी बात नहीं कि कभी मुझे किसी ने कहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट अब जब वो कह रही है कि दोबारा लोगों को उन्हीं को लगाएं जो आपने इस केस में किए, तो अगर आपको कहा जाता है दोबारा कोर्ट की जानिब से कि आप ही इसको बीइंग ए प्रोसिक्यूटर देखें, तो आप करेंगे इसको? मैं देखिए जी, मेरा सारा तो आप करेंगे इसको? मैं देखिए जी, मेरा सारा प्रोफेशनल कैरियर रहा है। अब इतनी कंट्रोवर्सी के बाद मेरा जो तरीका कार है, मैं उसको फिर मुनासिब नहीं समझूंगा। मेरी देखिए जी, पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ भी नहीं है, और अगर होती तो शायद मैं इस केस में ना आता। अच्छा, आप जैसे आपके बारे में की जा रही है FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कि वो आते नहीं थे, गैर हाजिर, इसलिए तो आपने खुद कोशिश नहीं की सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करें? नहीं, वो इसलिए नहीं कि रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझती है। वो देख सकते हैं कि जब मैंने एप्लीकेशन दी है उसके बाद तो जाने का जवाब नहीं रहता, और मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी इस एप्लीकेशन को पार्ट ऑफ द फाइल बनाया जाए, बस सिंपल। तो ये जो एक बड़ा शोर मचा था कि कोर्ट में जाके ये कह दिया गया था कि एक अब वजीर आजम बन गया, एक वजीर आला, इसलिए ये मुझे कन्वे किया गया था ना, एक बनेगा, एक बन रहा है और एक दोनों बनेंगे, ठीक है, तो मैंने वही लिख कर दे दिया जो मुझे कन्वे किया था। अच्छा, ये तो अब आप कन्वे करने वालों को DG FIA को पूछिए ना। हटाया गया वर्बली,
उस वक्त तो साबिक डीजी थे ना दूसरे, जी अब्बासी साहब थे। अब्बासी साहब थे, तो वो उन्होंने कर दिया। अब देखिए जी, ये अजीब बात है। मैंने डॉक्टर रिजवान साहब भी उन्हीं के दौर में देखिए छुट्टी जी, मैंने पहले अर्ज किया ना कि मेरा कम्युनिकेशन था डायरेक्ट रिजवान साहब के साथ, कोई हम और वो जो टीम थी, और टीम के साथ होता था, कोई भी हमने डिस्कस करना होता था, मीटिंग करनी होती थी, कन्वे होता था। उसी तरह ही उसी आईओ ने जो मेरी डॉक्टर रिजवान के साथ कम्युनिकेशन करता था, जब रिजवान साहब को हटा दिया गया तो ही कन्वेड मी दी वर्ड्स ऑफ द डीजी। डॉक्टर साहब का बारे में भी मुख्तलिफ हैं, उन पे दबाव था, प्रेशर बहुत था, तो आपका उनसे राब्ता रहा एंड तक, तो आपने क्या फील किया डॉक्टर साहब का कि वो डॉक्टर साहब बेसिकली सेंसिटिव आदमी थे, और नेचुरली ऐसे केसेस का प्रेशर डिफेंस काउंसिल पर भी होता है, प्रोसिक्यूटर पर भी होता है, और इन्वेस्टिगेटिंग टीम पर भी होता है। पूरी दुनिया में ऐसी मसाले हैं और पाकिस्तान में तो स्पेशली हैं, तो कुछ मसाले पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी की मौजूद है। जी आपने वो सारी गुफ्तगू सुन ली, ये माफियाज कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये मिल मिला के ये सिजन माफिया और गॉड फादर, और क्या काम है इनका, ये निज़ाम ही को नहीं चलने देते, आप मफलूज कर देते हैं। और इमरान खान साहब ने जब बार एसोसिएशन को पेशावर में खिताब किया तो स्पेशली इसका जिक्र किया, ज़रा सुन लीजिएगा इमरान खान साहब ने क्या कहा। आज मैं वो प्रोसिक्यूटर, वो एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू आ रहा है उसका, जो जुल्करनैन प्रोसिक्यूटर था एफआईए का, उसने कहा मुझे रोका गया। अभी हमारी हुकूमत थी, सोचे हुकूमत मेरी है और प्रोसिक्यूटर को रोका गया शहबाज शरीफ के केसेस के ऊपर। उसने इंटरव्यू दिया, अभी किसने रोका उसे? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये रोक कौन रहा था उसको? उसको रोका गया, इनके ऊपर केस नहीं करने दिए, इनको बचाया गया, और फिर इनको ऊपर मुसलत किया, और उसने ऊपर आके क्या किया? सबसे पहले एफआईए का सफाया किया, जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको फारिग कर दिया। वो जो डॉक्टर रिजवान है उसने उसका भी मेंशन किया, उसके ऊपर प्रेशर डाला। दूसरे बेचारा जो इन्वेस्टिगेटर था, मेरे ख्याल में उसका नाम असगर था, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो पहले तो ये समझ जाए कि ये लोग अगर ऊपर बैठ गए तो इस मुल्क की असल तबाही है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। और मैं इसलिए अपने वकला आपको और अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि आपको तारीख माफ नहीं करेगी इस वक्त, आप, क्योंकि आपका काम है रूल ऑफ लॉ, आपने इसको अपहोल्ड करना है। ये मुल्क माफ नहीं करेगा, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे अगर आपने आज स्टैंड ना लिया। और स्टैंड सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना है, और मुझे खुशी है कि उन्होंने बुला लिया इनके केसेस, शरीफों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे, मॉनिटरिंग जज बनाए। आपने ये सारे मामला देख लिए हैं, आपके सामने मेरा रखने का मकसद ये है, मेरिट का नफाज होना है, और मेरिट का नफाज होगा तो ये मुल्क आगे जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।